या रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मुझे दो लिक्विड्स हैं उनको मिक्स करना है, तो जैसे मान लीजिए पहला लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, ρ2 है दूसरा लिक्विड उसकी वॉल्यूम V2 है, और दोनों को मिक्स कर रहे हैं इस कंटेनर में, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? अब चूंकि वॉल्यूम अलग अलग है, इसका मतलब जैसे 4 लीटर दूध में आधा लीटर या 1 लीटर पानी मिला दिया, तो फिर मिक्सचर की डेंसिटी क्या आएगी? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहां से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, इससे जनरल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसका एक स्पेशल केस बना लूं मैं, जिसमें मैं आपसे बोल देता हूं कि भैया हमने जो पानी था वो भी 1 लीटर लिया और दूध भी 1 लीटर लिया, तो जब आप बराबर मात्रा में चीजों को मिलाओगे तो एवरेज विल बी द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, यानी ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, 3 होते तो ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 बाई 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो रो मिक्सचर विल बिकम एक तरीके से रो मीन, यानी मीन डेंसिटी बन जाएगी। ये एक छोटा सा टर्म था जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग बाग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज थ्रस्ट। नाउ डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट? परपेंडिकुलर प्रेशर। नहीं, थ्रस्ट पता है? जो लिफ्ट करा दे, अरे नहीं बे, लिफ्ट करा दे, नीचे से लगने वाला फोर्स है? बॉयंट फोर्स भी नहीं बेटा। हाँ कुछ बोल रहे थे चिन्मय, तुम बोलो। चलो कोई नहीं, लिफ्ट लिफ्ट करा नहीं, लिफ्ट करा दे कॉमेडी हो गई ये तो। प्रेशर परपेंडिकुलर टू सरफेस, यस मोहित। जी से अपोजिट फोर्स, जी से अपोजिट फोर्स नहीं कहूंगा यार, ये तो बहुत ही खराब डेफिनेशन थी। रीजन ये है क्योंकि सडन जी फोर्स, क्या बेटा? ऐसे एकदम अचानक फोर्स लगता है ना सर बॉडी को। नहीं 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 नहीं, इम्पल्स होता है वो। मैं बताता हूँ सुनो। थ्रस्ट बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है, इसको हम एफ परपेंडिकुलर से इंडिकेट करते हैं। ये फोर्स से क्यों अलग है उसका रीजन सुनो, और ये प्रेशर से कैसे अलग है ये भी समझो। प्रेशर भी नहीं है ये। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया इस टाइप का रैंडम शेप का, और इसके अंदर कोई फ्लूइड है या लिक्विड है, उसको फिल करके रखा हुआ है। अब उस फ्लूइड के ऊपर लेट अस से मैंने एक फोर्स लगाया यहां से, एक फोर्स लगाया यहां से, ठीक है? एक फोर्स लगाया लेट अस से हमने यहां, और एक फोर्स लगाया लेट अस से यहां। समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को। ना मुझे कॉमन सेंस से एक अंदाजे से बताओ, आपके हिसाब से ये वाला जो फोर्स है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है? नहीं है अबे थोड़ा ध्यान से देखो उसको। सर, सरफेस के प्लेन में है ना सर वो। अभी बताओ अरे प्लेन और उसमें मत जाओ, प्लेन में मत जाओ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है सरफेस के उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और देखो कि उसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है या नहीं। तो ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? है सर। अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। गुड। और ये वाला परपेंडिकुलर है क्या? है सर। अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? नहीं। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा आप सुनना, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू है F, और इसकी वैल्यू भी है F। ये जो फोर्स होगा ये इस सरफेस के ऊपर थ्रस्ट लगा रहा है, तो ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। थ्रस्ट। ये फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। ये फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। थ्रस्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा आप सुनना मेरी बात, यहां जो फोर्स है वो मैंने लगाया 2F, क्या ये इस सरफेस पे थ्रस्ट लगा रहा है? नो सर। बताइए, क्या ये 2F इस सरफेस पे थ्रस्ट लगा रहा है? नो सर। उसका एक कंपोनेंट लगाएगा सर। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये थ्रस्ट नहीं लगा रहा, पर हाँ ये जरूर है कि थ्रस्ट की वैल्यू 2F नहीं है।
जैसे मान लो ये एंगल मैंने आपको दे दिया लेट अस से 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2f cos 30। तो 2f cos 30 अगर आप ध्यान से देखो तो वो ऐसे में लगेगा 2f cos 30। क्या ये कोई थ्रस्ट लगाएगा? नो सर। ये बिल्कुल थ्रस्ट नहीं लगा रहा, ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है सिर्फ। लेकिन इसका ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, जो कि आपका 2f कितना आएगा sin साइन 30। 30, यानी कितना आ जाएगा, ये f आ जाएगा। क्या ये थ्रस्ट लगाएगा? हाँ सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग या exerting pressure on a surface, exerting pressure on a surface. Am I clear about this thing or not? यस सर। अच्छा, now there is one more difference, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं ये बॉडी है, इसका नाम है लेट अस से बॉडी ए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स कितना है, F net on body A कितना आएगा? 4f plus 2f cos 30। अब ध्यान से देखो, ये F और ये F कैंसिल करेगा? अरे बोलो। हाँ। और अंदाजे से देखो तो ये F और ये F भी कैंसिल कर रहा है। यस सर। हाँ। तो केवल क्या बचेगा, 2f cos 30। यस सर। रिजल्ट है। ये रिजल्टेंट आएगा, कह सकते हैं ऐसा? हाँ। अच्छा आप सुनना, अगर कोई पूछे नेट थ्रस्ट ऑन बॉडी ए, वो कितना आएगा? 0। हाँ यही गलती होती है, यही गलती है। अखिलेश समझे क्या हूं? नहीं मैं रुकेगा हूँ, क्या बोलेंगे आप? अच्छा सुनो, चलो सुनो भाई साहब, जो थ्रस्ट होता है ना वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स से यही तो डिफरेंस है उसका। तो अब होगा क्या, ये थ्रस्ट लगेगा F, ये वाला भी प्रेशर देगा F, ये भी प्रेशर देगा F और ये भी प्रेशर देगा F, ये कोई थ्रस्ट नहीं देगा। तो टोटल थ्रस्ट जब आप चेक करोगे तो 4F लगेगा। जबकि फोर्स को अगर मैं चेक करता तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। तो नेट फोर्स अगर मैं पूछूं या नेट परपेंडिकुलर फोर्स पूछूं तो वो कितना आएगा, 0। बट नेट थ्रस्ट कितना आएगा? फोर एफ। So net perpendicular component of force on body A is 0, but thrust is non-zero. Are you getting my point? यस सर। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये 99% बच्चे गलत करते हैं इसको, उनको भावनाओं में बहकर, या इतना बेसिक चीज उन्हें सुनी ही नहीं होती है। उनको बस ये पता होता है थ्रस्ट है और फोर्स एक जैसी चीजें हैं, और परपेंडिकुलर फोर्स इज थ्रस्ट, वही प्रेशर लगाता है वगैरह वगैरह। बट एक्चुअल में थ्रस्ट इज डिफरेंट। थ्रस्ट है फोर्स जैसा ही, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि हमारा जो थ्रस्ट है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स से ही वो निकलता है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रेशर निकालते हो ना, जो आपका बेसिक टर्म है जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, प्रेशर, उसको हम P से इंडिकेट करेंगे। दिस प्रेशर इज नॉट इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अपन जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग टेक्निकली। अगर कोई ऐसे लिख रहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो दिस इज टेक्निकली रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? इट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। ऑब्वियसली, क्योंकि आप सोचो ना, मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रहा था, ये क्या इस सरफेस पे कोई प्रेशर लगाएगा? नो सर। है ना, एक जोर से झापड़ मारा गाल पे और गाल को छूता हुआ चला गया, तो गाल पे थोड़ी प्रेशर लग रहा
अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो Yes, गाल sir. पे एकदम सीधा परपेंडिकुलर चाटा पड़ना चाहिए, तब जाकर असली प्रेशर फील होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. हाँ, तो प्रेशर होता है आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल एक्चुअली गिव यू प्रेशर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। Yes, sir. बोला था, झापड़ की बात आते से ही सब समझ में आ जाता है। चलो कोई नहीं, सब मुंह में आया। तो बेसिकली प्रेशर का आपको एक आइडिया लग गया, वो होता है फोर्स परपेंडिकुलर या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। नाउ टेल मी, इसकी एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? हाँ भाई साहब, एसआई यूनिट। Newton per centimeter square. अरे तुम उल्टा क्यों जाते हो भाई? जब ऊपर एसआई ले रहे हो तो नीचे भी एसआई लो ना। Sorry, Newton per meter square. हाँ, एकदम से तुम सीधा ऐसा दिल सा तोड़ देते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो कोई नहीं। अच्छा, Yes. इसी का दूसरा एक फॉर्म याद रखना, अदर यूनिट होती है, उसको हम पास्कल बोलते हैं, है ना। एसआई फॉर्म में पास्कल भी यूज करते हैं। एंड 1 पास्कल जो होता है ना, पीए से लिखते हैं इसको हम। ये 1 पास्कल कितना होता है? ये क्लियर है? Yes, sir. तो 1 पास्कल कितना होता है आपका? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ sir. ठीक है। अच्छा, अब सुनना, 1 भी ले सकते हैं ना। हाँ, 1 पास्कल लेते हैं ना बेटा, वही तो 1 पास्कल है। क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा, अब सुनना, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, सर ये पास्कल कैसे डिसाइड हुआ? ये 1 पॉइंट नहीं नहीं डिसाइड नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व किया एंड पास्कल को पहले बना दिया था एसआई यूनिट। फिर बाद में उन्होंने उस एसआई यूनिट का रिलेशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से निकाला, तो वो जो रिलेशन आया वो इतना आया। एंड लेटर ऑन पता चला कि यही जो यूनिट रहती थी वो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर अप्लाई करता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा, जब अपन लोग एक नॉर्मल माहौल में हम खड़े रहते हैं, और कई बार आपने सुना कि आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके किसी बॉडी पार्ट से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आते से ही वो ब्लड जो है वो सॉलिडिफाई होने लगता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, है ना। बायो वाले जानते होंगे वो कौन सा सब्सटेंस होता है, आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुद्दे की बात यह है कि सरफेस पे प्रेशर लगता है, आपके हाथों पे प्रेशर लगता है, कभी कभी अपन जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हेडेक वगैरह होने लगता है, बिकॉज द प्रेशर वैल्यू चेंजेस एज वी गो अप, है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू खास तौर पे याद रखना। लिक्विड्स जो अपना शेप एक्वायर करते हैं उसका एक कारण ये भी रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगाता है। यार ये एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये मुझे भी कंफ्यूज कर दिया तुमने। 1.01 × 10⁻⁻5 रहता है, +5 रहता है, चेक करो जरा, चेक करो, बताओ 1 पास्कल इक्वल टू 1 into 10⁻⁻5 बार। क्या लिखा है? 1 पास्कल इक्वल टू 10⁻⁻5 पर बार है वो। रुको मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं ही भूल गया यार, ये तो एक लॉकडाउन ने कई बार न्यूमेरिकल्स कम करवा दिए सॉल्व करना। एक सेकंड रुकना, हाँ सही लिखा है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सही लिखा है। अच्छा हुआ पूछ लिया, ये करेक्शन कर लेंगे अपन। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है एक्चुअली में, ये करेक्शन करो भाई, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए न्यूमेरिकल्स लगाते रहना चाहिए।
तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, तभी तो वो दोनों एसआई में आ रहे हैं। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm कितना होगा, तो वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये है, मैं गलती कर गया था, ये सही है। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं अपन, जिससे कि फिर से चेंज ना करना पड़े, बट जहां तक है इस बार यही रहेगा, है ना। देखो जरा चेक करके। हम्म, 1.01 इंटू 10⁵ 5 आएगा, +5 आएगा, माइनस माइनस कुछ नहीं है ना। और इसी को दूसरी यूनिट भी होती है एक, जिसको हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, यानी मर्क्यूरी, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी एक यूनिट तो ये रहती है, और 1 atm पास्कल भी लिख सकते थे आप, है ना, बात एक ही है, क्योंकि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही है। और 1 atm जो होता है ना, इसकी दूसरी एक यूनिट होती है विच इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये जो यूनिट है ना, इसमें ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि सर एक तरफ आप कह रहे हो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और दूसरी तरफ आप इसकी यूनिट लेंथ के तौर पे कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर ये तो आपका लेंथ होता है। तो प्रेशर और लेंथ क्या सेम होते हैं? नहीं, प्रेशर और लेंथ सेम नहीं है। एक्चुअली में इसका जो नाम है ना, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है अपन को। तो पहले तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट्स लेना। मरकरी इतना फेमस क्यों है? मरकरी के कई सारी प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से वो फेमस हुआ। सबसे पहली, एक तो ये लिक्विड जो है वो आपका आइडियल के क्लोज रहता है, नियर अबाउट आइडियल रहता है। दूसरा, मरकरी की जब हम बात करते हैं तो वो उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा लस्ट्रस रहता है। लस्ट्रस होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि इजीली विजिबल होता है, इसीलिए उसको हम लोग थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। और दूसरा, काफी सारी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए ये काफी ज्यादा यूज होता है। कई सारे जो आपके मीटर्स होते हैं उनमें ये लिक्विड की तरह यूज होता है। रीजन ये, एक तो हैवी होता है, दूसरा पानी से काफी हैवी है, दूसरा इसका रीजन ये है कि इजिली विजिबल होता है, बिकॉज इज नॉट ट्रांसपेरेंट एज वाटर। वाटर जनरली ट्रांसपेरेंट होता है तो आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, वाटर हल्का भी होता है। आप देखो, वाटर 1 है अगर, तो मरकरी 13.6 है, यानी 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर है ये। तो अगर मान लो वाटर को मैं, अब जैसे मान लो एक साइड से प्रेशर लगाते हो आप, और इस कॉलम में वाटर भर के रखा है आपने, अब क्या होगा? अगर मान लो आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाते हो तो पानी जाएगा बहुत ऊपर, जबकि वहीं पर आपने मरकरी ली होती तो यही सेम प्रेशर लगाने पे मरकरी केवल यहां तक जाती। तो आपके लिए प्रैक्टिकली इसको ड्रॉ करना ज्यादा आसान है। पता चला आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर लेना है 1 एटमॉस्फेयर का, और उसको मेजर करने के लिए आपको 20 फीट का ग्लास ट्यूब लगाना पड़े, क्योंकि पानी 20 फीट ऊपर जाएगा, जबकि इससे काम सिर्फ मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 फीट के अंदर हो जाएगा। तो आपके लिए कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, मरकरी वाला या फिर वाटर वाला? मर्क्यूरी। मरक्यूरी। तो मरक्यूरी की ऐसी कई सारी सर, प्रॉपर्टीज हैं। हाँ सर इसमें अगर हम वाटर में इम्प्योरिटीज मिला के तो मतलब मर्क्यूरी के अगर इक्वल कर दे तो यूज कर सकते हैं ना पानी में? बट वो आपको लगता है कि आप हमेशा सेम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बनाओगे? नहीं एरर्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आएंगे सर। तो हमें ऐसा और सब्सटेंस चाहिए होता है जो नेचुरली अकरिंग हो और जो इसको रिप्लेस कर सके, तो वो हमें मिल गया मरकरी, तो इसलिए हमने मेहनत नहीं की ज्यादा। आप समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। अब जरा इसको समझो ध्यान से। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अभी अभी हमने लिखा था 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसका क्या मतलब होता है? या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसका क्या मतलब होता है? और क्यों हम एज अ लेंथ प्रेशर को यूज कर रहे हैं? तो हुआ क्या, जब हमने एक बैरोमीटर बनाया, एक डिवाइस है जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी थोड़े समय में। तो बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। तो उन्होंने एक कंटेनर रखा यहाँ,
उस कंटेनर के अंदर मरकरी को फिल किया और यहाँ पर एक ट्यूब रख दिया। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, जब इस ट्यूब को इसके अंदर इमर्स करोगे और यहाँ पर आप मरकरी को फिल कर दोगे, मरकरी थोड़ा सा हैवी होता है और इसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है यहाँ पर, यानी कि एजेस पर ऐसा उठा सा रहता है, जैसे किसी ने दबा दिया हो, पिलो को जब आप दबाते हो ना किसी चीज से, तो ऐसा शेप आता है मरकरी का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जब इसको खुले में ऐसे रख दोगे तो जो अराउंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो इस पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा सर। ठीक है, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो था उसने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, ये ट्यूब को हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रेशर के कारण ये जो लिक्विड है, ये मरकरी जो है, वो इस ट्यूब के अंदर चढ़ना शुरू करेगा। चढ़ेगा या करेगा या नहीं बोलो? हाँ सर। तो उस वजह से जो मरकरी था, जो कि यहाँ पर है, लेटेस्ट से मैं इसको ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, वैसे ब्लैक होगा बट चलो ठीक है, तो ये मरकरी ऊपर चढ़ेगा 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 और इस लिक्विड कॉलम में यहाँ तक पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये जरूरी है कि यहाँ पर वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वैक्यूम आपने नहीं लिया तो यहाँ की गैस भी इस पर प्रेशर लगाएगी जो इसको नीचे दबाएगी। वैक्यूम लिया तो केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। तो यहाँ से जो प्रेशर आता है वो आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। और जब भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाओगे तो इस ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी है वो कितना हाइट तक जाएगी? 760 mm। यस, 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर। तो ये प्रेशर की वजह से ये ऊपर गई, आया ना? हाँ सर। इसी वजह से उन्होंने इसका नया नाम रख दिया और नई यूनिट बना दी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो लग प्रेशर ही रहा है, बट उसको कंपेयर, जैसे कुछ ऐसा समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक छोटा सा अंदाजा लेते हैं, ठीक है, जैसे अपने घर में मान लीजिए एक बोरी रखी हुई है गेहूं की, तो उस बोरी का अप्रोक्सीमेट वजन होता है लेटस से 100 किलो। कितना होता है? 100 किलो। अब अगर मान लीजिए मैं एक ट्रक रख देता हूं आपके सामने और उसके अंदर बोरी को लोड करना शुरू करवाता हूं, और उस ट्रक के अंदर 50 बोरी लोड हो सकती है। कितनी बोरी लोड हो सकती है? 50। तो अगर आप वहां के मजदूर से पूछोगे कि इस ट्रक पे कितना वजन है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि 50 × 100 यानी 5000 किलोग्राम, ये कभी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा मालूम है? वो बोलेगा 50 बोरी है। अब क्वेश्चन था इस ट्रक पे कितना वजन है, और आंसर दिया 50 बोरी। तो क्या बोरी इज ए यूनिट ऑफ मास? सर मतलब फिर से एक बार बोलो। मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ इस ट्रक पे कितना वजन है, तो मजदूर क्या बोलेगा? सर 50 बोरी भरी है, यही बोलता है ना? यस सर। तो अगर 50 बोरी भरी हुई है तो फिर लोग क्या बोलेंगे कि 50 बोरी इसका मास है या वजन है। अब वो वजन की यूनिट क्या 50 बोरी होता है? नहीं। यूनिट तो केजी है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन वो डिवाइस बोरी के टर्म्स में समझ रही है, इसीलिए हम लोग उसको अपनी यूनिट बना ली। तो इक्विवेलेंट जो बनाना वो कहते हैं ना, वही चीज बोल रहा हूं मैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक है प्रेशर, होना चाहिए पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना, या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन हम लोग इसको हाइट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इतना प्रेशर लगाने पे बैरोमीटर के अंदर लिक्विड जो है या मरकरी जो है वो इतना ऊपर जाती है। क्यों ऐसा किया इंस्ट्रूमेंट के वजह से? क्यों किया? क्योंकि बैरोमीटर इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर निकालना शुरू किया। प्रेशर को पता ही हमने इससे किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते ही इसी से हैं। तो जब हमने ये यूज किया बार बार ऑब्जेक्ट, तो हमने कह दिया इसको स्टैंडर्ड बना दो। जैसे मान लो हर कोई अगर मान लो गेहूं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ बोरी का यूज करे और सेम टाइप की बोरी का यूज करे, तो फिर एक बोरी स्टैंडर्ड यूनिट बन जाएगी। जो भी बंदे से पूछोगे वो क्या बोलेगा? कितना वजन है? बोलेगा 50 बोरी। कितने इसमें ट्रक में कितना वजन है? 25 बोरी, आधा अगर भरा हुआ है ट्रक। तो अब आपने जो यूनिट थी केजी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बोरी में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ सर। सर ये एक के लिए इतनी यूनिट क्यों बनाए थे सर? एक के लिए नहीं, सब जगह ही ये यूज हो रहा है, समझो मेरी बात। नहीं सर, मतलब पास्कल भी है, वो mmHg भी वैसा, इतने क्यों? वही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये सरफेस है, इस सरफेस पर यहाँ पर दबाव पड़ रहा है। अब अगर कोई यहाँ पर पूछेगा कि कितना दबाव पड़ रहा है, तो आप बोलोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों बोलोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? क्योंकि आपको न्यूटन दिख रहा है कि यहाँ न्यूटन लग रहा है, यहाँ न्यूटन लग रहा है, यहाँ न्यूटन लग रहा है।
इसमें लिक्विड ऊपर गया, आपको कहीं न्यूटन दिख रहा है इसमें? नहीं सर। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे प्रेशर के टर्म्स में पूछता है कि भैया इस सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो आपको इसकी एसआई यूनिट पे जाना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लिक्विड कॉलम के टर्म्स में पूछता है कि भैया यहाँ पानी भर दो तो कितना ऊपर चढ़ेगा, है ना, लिक्विड मरकरी भर दो तो कितना ऊपर चढ़ेगा, तो अब हमने एक नया टर्म बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि ये एपैरेटस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का काम करता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो यूनिट यूज करता है वो करता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो रीड कर ही नहीं सकते। इसमें आप किसको रीड करोगे कि भैया लिक्विड कॉलम इतने सेंटीमीटर ऊपर गया या फिर इतने सेंटीमीटर नीचे गया। तो जितना ऊपर या नीचे गया वो चीज आपने प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट कर ली। हाँ, ये बात फिक्स है कि ये कन्वर्टेबल है, इसमें दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रांसलेशन अलग कर दिया। जैसे एक बोरी 100 किलोग्राम की है, कन्वर्जन हो पाएगा? बार बार वही चीज पूछ रहे हो तुम बेटा। सर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए वजह से यूनिट चेंज होती है क्या? अबे इंस्ट्रूमेंट एक नहीं, मेन इंस्ट्रूमेंट है ये, उसकी वजह से ही तो चेंज होना है, और किसकी वजह से चेंज होगा? चिन्मय, एक डाउट है, वैक्यूम होगा तो भी तो वो भी मरकरी को ट्यूब में ऊपर खींचेगा ना, मतलब एटमॉस्फेयर के साथ वैक्यूम भी लग जाए? नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, अगर वैक्यूम है तो क्यों खींचेगा वो? यही तो बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को। वैक्यूम होगा तो वो नहीं खींचेगा, अगर यहाँ एयर होगी और फिर इवैक्यूएट करोगे तो खींचेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एयर को बाहर निकाला, तो बाहर निकालने की वजह से यहाँ पर जो कॉलम था वो ऊपर जाने लगेगा। बट अगर तुमने पहले से ही वैक्यूम रखा हुआ है तो वो क्यों खींचेगा? वो तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। ये तो आइडियल कंडीशन है कि भैया कोई ऊपर से दबाए ना, तो सिर्फ एक ही दबाव तो लग रहा है। कौन सा दबाव? एटमॉस्फेरिक का। वही हमारा आंसर होगा। अरे समझे कि नहीं? यस सर। बाकी ये क्लियर हुआ कि एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यही मेन इंस्ट्रूमेंट है ना, यही इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलवाता है, और उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पूछूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पहले आप निकालोगे सर देखो 760 लेट अस से कितना प्रेशर है, मैंने पूछा, तुमने बोला सर 50 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ, फिर मैं बोलूंगा अरे नहीं नहीं नहीं, कन्वर्ट करो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, फालतू टेंशन, है ना। सर मतलब हम स्ट्रॉ से जैसे पानी खींच लेते हैं वैसा ही? हाँ वैसा ही अनुराग। स्ट्रॉ से आप पानी क्यों खींच पाते हो? क्योंकि वहां पर एयर है। अगर आप इवैक्यूएट कर दोगे ना तो स्ट्रॉ से पानी खींचना असंभव हो जाएगा आपके लिए, है ना। 2-3 एटीएम हुआ तो और ऊपर चला जाएगा वो मरकरी कॉलम। अगर 2-3 एटीएम हुआ तो मरकरी कॉलम और ऊपर चला जाएगा। समझे कि नहीं? पारस तुम थे तब से या बीच में गायब हो गए थे? अभी तुम्हारा ज्वाइन करने का आया, ऐड करने का। पारस अभी आए हुए? वर यू प्रेजेंट ऑल द टाइम? पारस जल्दी जवाब दो बेटा, अभी आए हो या वर यू प्रेजेंट ऑल द टाइम? स्क्रीनशॉट लेते हैं अभी, एकदम से देखे तुम। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो आपको ये चीज है, होप क्लियर होगी कि यूनिट्स क्या है, प्रेशर क्या है, वगैरह वगैरह। अब इस प्रेशर के कैलकुलेशन को हमें सीखना है, वो हम वैसे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज पेज नंबर 1, दिस पेज नंबर 1, टेक द स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। क्लियर है ये? यहां तक कोई तकलीफ किसी को भी? नो सर। चलो अच्छे से नोट्स बना के आज से रोज रीड करना शुरू करो इस नोट्स को। कल हम लोग इसमें प्रेशर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे स्टैटिक लिक्विड के लिए, फिर बैरोमीटर बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, चलो बाय एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। मंडे के टेस्ट में हर्ष ये नहीं आएगा, इसके पहले तक का पूरा सिलेबस आएगा। चलो बाय एवरीवन।